हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 2 पे। हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर 2 के और चैप्टर 3 में हम देखने वाले हैं कि चैप्टर 2 के पार्ट 3 में ये देखने वाले हैं कि हमारे जो एसिड और बेस होते हैं उनके बीच में कॉमन क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा जो पॉइंट है 2.2, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। अब तक हमने एसिड और बेस के कुछ कैरेक्टर्स पढ़े हैं, जिसमें हमने ये देखा कि वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, या फिर वो मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या होता है। ये सारी प्रॉपर्टी देखने के बाद हमें इतना तो पता चल गया था कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर और नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं एसिडिक इन नेचर। अब आज हम सीखने वाले हैं कि एसिड और बेस में कॉमन क्या होता है। कॉमन सीखने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी सामने आ जाती है। चलिए देखते हैं ये एक्टिविटी है क्या। We have seen that all acids have similar chemical properties. What lead to the similarity in properties? एसिड और बेस जो है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं और ये सिमिलरिटी होती ही क्यों है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी आ जाती है, जैसे हमने देखा दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रीचिंग विद मेटल, सो हाइड्रोजन सीम टू बी कॉमन इन ऑल एसिड। तो हमने क्या देखा सारे एसिड में हाइड्रोजन जो है जनरेट हो रही थी जब वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे थे। हमने ये एक्टिविटी सीख ली है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी इन्वेस्टिगेटिंग वेदर द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। क्या हम ये देख सकते हैं कि अगर कंपाउंड्स में हाइड्रोजन है तो वो एसिडिक होगा। हम सारी के सारी कंडीशन में ये फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 2.8 में हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। हमें क्या लेना है, ग्लूकोज लेना है, हमें अल्कोहल लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, ठीक है। इतनी चीजें हमें लेनी है। Fix 2 nails on a cork and place the cork in a 100 ml beaker। और 100 ml का एक बीकर हमने ले रखा है। 100 ml का जो ये बीकर है इसमें हमें क्या क्या फिक्स करना है, नेल्स 2 फिक्स कर देनी है। 2 नेल्स हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप 1 और 2, ठीक है। एंड ऑन अ कॉर्क, और यहाँ पे हमने एक कॉर्क भी ले रखा है जिस पर हमने ये नेल्स फिक्स कर ली है। एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर, और इसके इन बीकर हमने उस कॉर्क को फिक्स कर दिया, ऐसे रख दिया, ठीक है। तो जो बीकर है उसको हम पोर करने वाले हैं। उसमें क्या, नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl। हम डाइल्यूट HCl डालने वाले हैं इन अ बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। इतना करने के बाद हमारे पास एक, देखिए यहाँ पे एक सर्किट है, सर्किट में हमें एक बल्ब मिल रहा है, फिर यहाँ पे बैटरी है, ठीक है। बैटरी और सेल में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पे बैटरी है क्योंकि यहाँ पे कई सेल ऑर्गेनाइज की गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, स्विच है, ठीक। स्विच, बल्ब एंड बैटरी, और ये हमारा हो गया कंप्लीट। एक क्या हो गया है, हमारा पूरा सर्किट बन गया है। सर्किट के साथ साथ हमारे पास क्या है, यहाँ पे आयरन की नेल है। आयरन की नेल ही हमने क्यों लिया है, क्योंकि आयरन क्या होता है, आयरन है हमारा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का काम था तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, आयरन नेल। और कॉर्क यहाँ लगा दिया है कि यहाँ पे ये फिक्स रहे और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी अगर पास होगी सॉल्यूशन के थ्रू तो एक आयरन नेल से दूसरे आयरन नेल तक वो आसानी से ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो नाउ रिपीट विद dilute sulfuric acid. What do you observe? Repeat the experiment separately by glucose alcohol solution. What do you observe now? Does the bulb glow in all cases? तो हमें यहाँ पे क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि क्या हर केस में जब जब हम इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने ग्लूकोज डाल दिया, सबसे पहले हमने क्या डाला, यहाँ पे ग्लूकोज डाल दिया, फिर देखा क्या ये बल्ब ग्लो किया, फिर हमने अल्कोहल डाला। अल्कोहल डालने के बाद हमें पता क्या चला कि क्या ये बल्ब ग्लो कर रहा है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाला। 4 केसेस में हमने देखा क्या सभी केसेस में बल्ब ग्लो कर रहा है। बताइए आप क्या कर रहा होगा, बल्ब ग्लो हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। आइए हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। देखिए आगे क्या दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें बताया गया है द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन अ केस ऑफ एसिड्स। मतलब बल्ब कब कब ग्लो कर रहा है, जब जब हमने एसिड पोर किया था। एंड शोन इन फिगर 2.3 बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अल्कोहल और ग्लूकोज जब हम डालते हैं तो वहां पे बल्ब ग्लो नहीं करता है। मतलब यहाँ पे हमें पता चल गया कि जितने भी एसिड होते हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं, एसिड क्या होते हैं, ये होते हैं गुड कंडक्टर
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि while as जो अल्कोहल है और ग्लूकोज, अल्कोहल एंड ग्लूकोज, ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करते। मतलब अगर हम यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में अगर हमने यहाँ पे एसिड डाला, जैसे डाइल्यूट HCl डाला, तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। अगर हमने यहाँ पे फिर क्या डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, H2SO4 डाला, तो भी बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। बट इन केस ऑफ ग्लूकोज एंड, अगर हम यहाँ पे क्या डाल देते हैं, ग्लूकोज डाल देते हैं या फिर क्या डाल देते हैं, अल्कोहल डाल देते हैं, अगर हम यहाँ पे अल्कोहल डाल देते हैं तो ये बल्ब ग्लो नहीं करता। समझ में आया? आपको यहाँ पे फिर से मैं स्टार मार्क दे रहा हूँ, आपको ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है, ये ज्यादा चांस है आपसे पूछा जाए। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या सीख लिया, हमने यहाँ पे ये सीखा कि ग्लूकोज और अल्कोहल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर रहा था, जबकि जितने भी एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो जो सॉल्यूशन है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट होते हुए आता है एक आयरन नेल के पास, फिर आयरन नेल से दूसरे आयरन नेल तक पहुंचता है, फिर वहां से पहुंचता है बल्ब के पास और बल्ब ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोइंग द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। मतलब जो कोई आयन है जो कि कहां पाया जा रहा है, इन एसिड, और वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, एसिड कंटेन H+ आयन। आइए हम देख लेते हैं हमें क्या मिल गया, हमें आंसर मिल गया कि वो आयन है कौन सा। तो वो आयन क्या है, एसिड में कौन सा आयन हो रहा हमारे पास मिला, हमको मिला है H+ आयन। कौन सा आयन मिल रहा है, H+ आयन मिल रहा है। एज कैटायन एंड एनायन सच एज Cl- इन HCl। HCl में भी Cl- आयन मिल रहा है। फिर क्या है, NO3- HNO3, SO4 इन H2SO4, CS3CO- इन CS3COH। मतलब जितने भी एसिड हैं उसमें हमें एनायंस भी मिल रहे हैं, उसमें हमें कैटायंस भी मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमें प्लस चार्ज भी मिल रहा है और माइनस चार्ज भी। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास HCl है, हमने इसको डिसोसिएट किया तो H के ऊपर प्लस चार्ज, H के ऊपर माइनस चार्ज हो गया ना। तो यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, मतलब हमारे पास दोनों चार्जेस हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, आयंस ही तो चाहिए, और हमारे पास आयंस मिल चुके हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि वहां पे बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि एसिड में आयंस होते हैं और इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। रिपीट सम द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलीज सच एज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्कलीज का मतलब भी क्या होता है, एल्कलीज का मतलब होता है बेस। क्या होता है, बेस। लेकिन यहाँ पे एल्कली में बेस तो होता है बट उसमें पानी भी होता है ढेर सारा। एज सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH होल ट्वाइस। इनमें हम यही रिएक्शन जब कराते हैं, मतलब फिर से हम क्या लेने वाले हैं, चलिए मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिर हम लेते हैं एक बीकर, फिर यहाँ पे हम वही पुराना कॉर्क और वही आयरन की नेल्स, और फिर हम यहाँ पे एक बनाते हैं क्या, बैटरी। फिर यहाँ पे क्या लेते हैं, हम एक बल्ब लेते हैं, और यहाँ पे हम एक ले लेते हैं स्विच, और इसके अंदर हम क्या फिल करने वाले हैं, यहाँ पे हम फिल करने वाले हैं NaOH या फिर COH होल ट्वाइस। और जैसे ही हम इन दोनों को इसमें रखते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं, हमारा बल्ब क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। मतलब कि बेस में भी कोई ना कोई आयन तो होगा, तभी तो ऐसा हुआ कि हमारा जो है बल्ब ग्लो करने लगा। ठीक,
तो यहाँ पे क्या है देखते हैं। Do acid what happen to an acid or a base in a water solution? अगर हम क्या करें तो हाँ, हमें ये तो पता चल गया अभी एक्टिविटी से कि जो इलेक्ट्रिसिटी और बेस अगर हम डाल देते हैं तो बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसका मतलब उसमें भी आयंस मौजूद है। ठीक है, तो आगे है हमारा 2.2.1। यहाँ पे क्या बता रहा है, व्हाट हैपन टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सोल्यूशन। अगर हम क्या करें एसिड या बेस को वाटर सोल्यूशन में, वाटर में डाल करके सोल्यूशन बनाए तो क्या होगा, चलिए इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ड्रॉपर कंटेन, यहाँ पे एक पहले हमने क्या ले लिया है, एक ले लिया है टेस्ट ट्यूब। क्या लिया है, एक टेस्ट ट्यूब लिया है। पहले देखो, टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl, यहाँ पे हमने सॉल्ट ले लिया इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे भी हमें ड्राई टेस्ट ट्यूब का यूज करना है। And set up the apparatus as shown in figure 2.4. Add some concentrated sulfuric acid to the test tube. What do you observe? Is there a gas coming out of the delivering tube? तो देखिए आज हम यहाँ पे समझ रहे हैं इसको। तो यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, एक हमने टेस्ट ट्यूब ले रखा है, इसमें हमने क्या डाला है, सोडियम क्लोराइड NaCl हमने पहले से ही इसमें डाल रखा है। और ये ड्राई टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए, यहाँ पे जरा सा भी वाटर कंटेंट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन है वो बन नहीं पाएगा, या फिर उसमें अगर हम पहले से वाटर डाल देंगे तो हमें वो आउटकम नहीं मिलेगा जैसा कि हम चाहते हैं। तो हमने एक पेयर ऑफ टर्म से इसको पकड़ रखा है। फिर हम यहाँ पे ड्रॉपर से ड्रॉप वाइज क्या डाल रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। और इसको आपको होल्ड करते हुए काफी जो है प्रिकॉशंस रखनी होगी, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड एसिड है और अगर गिर जाएगा तो आपको काफी हार्म पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉप वाइज क्या डाल दिया है, H2SO4 डाल दिया। अब हम ड्रॉप वाइज डाल रहे हैं, साथ में हमें क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब को स्टेयर करते जाना है, मतलब हिलाते जाना है जैसे कि वो उसमें डिसॉल्व होता जाए। और वहां एक तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहां से आपको हीट भी इवॉल्व होते हुए मिलेगी। अगर आप देखो तो यहां से आपको हीट इवॉल्व होते हुए जरूर दिखेगी। फिर क्या होता है, जब हम ये सब कर लेते हैं, ये सारी चीजें हो जाती है, मतलब हमने सोडियम क्लोराइड लिया, वाटर लिया और उसमें क्या डाल दिया है, H2SO4 डाल दिया है। उसके बाद हम इस पे क्या लगा देते हैं, कॉर्क लगा देते हैं, मतलब कुछ भी जो भी गैस यहाँ पे बन रही है वो अंदर ही रह जाए, बाहर की तरफ ना निकल पाए। उसके बाद हमने एक L शेप की डिलीवरिंग ट्यूब लगाई है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पे एक मॉइस्ट लिटमस पेपर यहाँ पे प्लेस किया और यहाँ से जो गैस इवॉल्व हो रही थी उसने क्या किया, यहाँ पर मॉइस्ट लिटमस पेपर जो कि ब्लू कलर का था उसको किस कलर में कन्वर्ट कर दिया, रेड कर दिया। तो मैंने आपको लास्ट एक ट्रिक बताई थी कि ब्लू अगर रेड में कन्वर्ट होता है तो वो होता क्या है, एसिड। ठीक है, हमने ट्रिक सीखी थी ना, BRA। तो हमने यहाँ पे देखा जो A है मतलब एसिड बन रहा है, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर टर्न हो रहा है रेड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एसिड बाहर की तरफ आ रहा है। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज द कलर। अगर हम यहाँ पर ड्राई लिटमस पेपर ले जाते हैं तो कोई कलर चेंज ना होता, उसका क्या रीजन है मैं बताऊंगा। फिर अब हम वेट लिटमस पेपर ले जाते हैं तो तुरंत ही क्या हो जाता है, यहाँ पे वो टर्न हो जाता है रेड कलर में। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस, HCl सॉल्यूशन, दोनों का आपको कैरेक्टर बताना है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए तो अगर मैंने क्या बोला, वहां से जो गैस निकल रही थी वो कोई एसिड था, एसिड का गैसियस फॉर्म था, इसी वजह से ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये क्या था, एसिड था। अब एसिड था तो वो ड्राई लिटमस पेपर को उसने, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को उसने चेंज क्यों नहीं किया, उसका क्या रीजन था। उसका रीजन ये देखिए, जैसे ही हम क्या करते हैं HCl को, एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तभी जाकर के क्या होता है, उसमें हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर इसी जगह पे हम वाटर रखें ही ना तो क्या हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, आंसर है नो। तो जब हाइड्रोनियम आयन बन ही नहीं रहा है तो लिटमस का कलर चेंज कैसे होगा दोस्तों, जब हो ही नहीं सकता तो आप लिटमस वैसा का वैसा देखोगे, ब्लू कलर का देखोगे। तो यहां से आंसर निकल के आता है कि अगर हम वाटर कंटेंट रखेंगे तभी जाकर के आयंस फ्री हो पाएंगे, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन तभी होगा और तभी जो है लिटमस का कलर चेंज होगा। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट
suggest that hydrogen ion in HCl are produced in the presence of water। तो यहां पे हमें पता चला क्या कि हाइड्रोजन आयन इन HCl are produced in presence of water। The separation of H plus ion from HCl molecule cannot occur in the absence of water। मतलब कि HCl का जो H plus ion रिमूवल है वो absence of water में हो ही नहीं सकता। मतलब अगर हम ड्राई लिटमस पेपर लेंगे तो वो कभी भी उसमें H प्लस आयन ट्रांसफर नहीं होगा। इसीलिए हमको यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट थी, वाटर की रिक्वायरमेंट थी, और तभी क्या बन रहा है, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। और हाइड्रोनियम आयन कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसके पास क्या हो, वाटर का मॉलिक्यूल होगा। अकेला वो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, अकेले रहने में उसे डर लगता है शायद, तो इसलिए वो क्या करता है, वाटर के साथ कंबाइन कर लेता है। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन इन H प्लस और हाइड्रोनियम आयन H3O+ या फिर हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, आप स्ट्रक्चर भी देखो हाइड्रोनियम आयन का कि स्ट्रक्चर बनता कैसे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जो है इसको डिटेल थोड़ा सा सीखना ज्यादा सही है आपके लिए, आप इसको हायर क्लास में भी यूज कर पाओगे, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन, चलिए मैं मेरा वाटर का आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कि कैसा होता है वाटर का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल है तो मैं उसको सेंटर में रखूंगा, ठीक। फिर वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो हमें 2 सर्कल और चाहिए, तो मैं उनको साइड वाइज ओवरलैप कराता हूँ, ठीक है। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको सबके एटॉमिक नंबर लर्न है? अगर लर्न होंगे क्लास 9 में आपने लर्न किया होगा तो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 1 एंड ऑक्सीजन का होता है 8। तो अगर मैं के शेल में पूछूं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप बोलोगे 2 होते हैं सर। तो 2 तो हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो अकेला एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो के शेल में मैं 1 फिल कर देता हूँ, बाकी रह जाते हैं ब्लैंक। फिर हम चलते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे हम 2 फिल करेंगे और यहाँ पे 6 फिल करेंगे, और हमें पता है कि एल शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 की रिक्वायरमेंट और है ना। तो 2 की रिक्वायरमेंट और है, तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे क्या प्लेस करता हूँ? हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी क्या प्लेस करता हूँ? हाइड्रोजन। कर दिया। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर मोस्ट शेल में हम देखेंगे तो आप बोलोगे कि सर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसमें से 2 तो शेयर करने वाले हैं हाइड्रोजन के साथ। तो शेयरिंग के लिए हम यहाँ पे क्या रखने वाले हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। अब बाकी कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो हम यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 4। ओके, अब हम करने वाले हैं क्या? अब हम यहाँ पे करेंगे क्या? हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो एक ही है, तो मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, एक यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। क्या आप काउंट करके बता सकते हो कि ऑक्टेट कंप्लीट है? तो हाँ बिल्कुल काउंट करो, 2 4 6 8 तो हो गया ऑक्टेट। ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, हाइड्रोजन का भी कंप्लीट है, और हमारा जो स्ट्रक्चर बन के आता है तो वो ये बन जाता है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, दैट इज H2O। गेट इट? अब चलते हैं हाइड्रोजन। आपने वाटर का तो स्ट्रक्चर सीख लिया, क्या आप अब हम सीखने वाले हैं हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है? H3O+ होने वाला है। मतलब यहाँ पे 3 क्या जुड़ने वाले हैं? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऐड होने वाले हैं। और यहाँ पे क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। प्लस चार्ज आपको दिख रहा है ना, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहाँ पर कौन ऐड होने वाला है? उसी जगह पर एक ऐड होने वाला है आपका हाइड्रोजन। चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम किसका सर्कल बनाएंगे? वही ऑक्सीजन का सर्कल, और फिर ओवरलैप करता हुआ एक हाइड्रोजन और ओवरलैप करता हुआ दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। फिर हम करते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बट मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि यहां पर हमने एक इलेक्ट्रॉन फिर से लूज कर दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाने वाले, पहले ही सारे स्ट्रक्चर बनाऊंगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मतलब एक और गायब हो गया, ठीक। तो मैं क्या करता हूं, ये 3 यही रहने देता हूं, और एक जो और यहाँ पे है, तो मतलब यहाँ पे एक और हाइड्रोजन और ऐड होने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक, चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पर हमें क्या चाहिए? एक और। चलिए अब पहले मैं सर्कल बना लेता हूं, ये ठीक है। अब यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन, सॉरी
यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन और प्लेस कर दिया, प्लस हाइड्रोजन है यहाँ पर भी और उसका एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोनियम आयन H3, हाइड्रोनियम आयन जो होता है H3O प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है, इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दूसरों को दे दिया है, डोनेट कर दिया है, लूज कर दिया है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ O, ठीक, O के पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में थे, 6, और उसने क्या कर दिया, एक और दे दिया है किसी को, ठीक। तो हम यहाँ पे लगाने वाले 1 2 ठीक 3 4 एंड 5, क्योंकि एक तो लूज कर ही दिया उसने। अब हाइड्रोजन पे चलते हैं। हाइड्रोजन है यहाँ और उसका एक इलेक्ट्रॉन ये, हाइड्रोजन है यहाँ उसका एक इलेक्ट्रॉन ये, हाइड्रोजन है यहाँ उसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए, हमारा ऑक्टेट फिर से हो गया कंप्लीट, और ये बन गया हमारा हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीख लिया क्या क्या, हाइड्रोनियम आयन और वाटर दोनों का स्ट्रक्चर। आपको नेक्स्ट चैप्टर में मुझे ये सब फिर से सिखाना है, लेकिन अगर आपने इसको सीख लिया तो मच बेटर, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फिर हम आगे चलेंगे रिएक्शन पे, ठीक है। We have seen that acid give H3O plus or H plus ion in water. Let us see what happen when a base is dissolved in water. हमने क्या देखा, हमने एसिड को डिसॉल्व किया है तो वो हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। तो अगर हम बेस को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो क्या होता है। तो हमने यहाँ पे एक बेस ले रखा है, क्या है वो, NaOH ने ले लिया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में डिसॉल्व किया, तो यहाँ पे 2 आयन मिल रहा है, एक मिल रहा है Na प्लस, सेकेंड इज OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने को ट्राई कर रहे हैं, देखिए क्या है, रिएक्शन है हमारा KOH, क्या है यहाँ पे KOH, और KOH क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखिए, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है सॉलिड फॉर्म में, इसको रिएक्ट कराया हमने, सॉरी मतलब वाटर में डिसॉल्व किया, तो यहाँ पे भी K प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन, ठीक। तो बेसिस जनरली हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, मतलब जो बेस होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है वाटर में। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। हमने पहले ही समझ लिया था कि अगर कोई बेस पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो उसको हम एल्कली बोलते हैं। और यहाँ पे हमने आज क्या डिस्कस किया, आइए हम उसकी समरी देख लेते हैं। तो हम समरी में क्या क्या देखने वाले हैं, देखिए सबसे पहले हमको क्या पता चला कि अगर एसिड है या फिर बेस है, दोनों के सॉल्यूशंस अगर हम पानी में डिसॉल्व उनको करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्लियर। उसके बाद हमने क्या देखा, ग्लूकोज और अल्कोहल, ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। मतलब जरूरी नहीं कि जहां पे H हो, हाइड्रोजन हो, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, नहीं। जो एसिड होगा या बेस होगा, अगर हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमको वहां पे क्या देखने को मिलेगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे थे, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल में हाइड्रोजन होते हुए भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे थे। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने ये देखा दोस्तों कि जो एसिड था अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, और जो बेस है उसको हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। फिर वाटर में डिसॉल्व करते हुए हमें क्या दे रहा था, वो H प्लस आयन रिलीज कर रहा था, और ये क्या रिलीज कर रहा था, OH माइनस आयन रिलीज कर रहा था, ठीक। ये समरी हमारी हो गई आज की क्लास की, आप इसको बढ़िया से रिवाइज करिए। उसके बाद यहाँ पे है now as we have identified that all acids generate H plus ion and all bases generate OH minus ion, we can view the neutralization reaction as follow: acid plus base gives salt and water. We have already discussed this reaction. यहाँ पे हमने क्या देखा था, HCl plus NaOH, तो हमें क्या दे रहा था, यहाँ पे NaCl, यहाँ पे एक ये सॉल्ट बना दे रहा था, प्लस HOH मतलब H2O भी वाटर भी मिल रहा था। तो ये होता है क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन द कंटेनर कंटेनिंग द कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस। कंसंट्रेटेड एसिड और बेस के कंटेनर पर देखिए क्या दिया होता है, वार्निंग सिग्नल ऐसा दिया होता है क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। अगर आपको इनसे इंजरी हो जाती है तो आप बहुत ही ये जल जाएगा हाथ आपका, ठीक है, हाथ पैर जो भी जिस पे भी गिर जाए तो वो जल जाएगा। एक्टिविटी 2.10 यहां से हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना होगा, अब तक की जितनी भी ये रिएक्शन और जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए उनको आप क्या करना, रिवाइज करना। डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।